औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 458 तक कवर किया था और क्वेश्चन नंबर 458 से 471 तक ये जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह इसको हम कल के लेक्चर में या किसी और लेक्चर में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो सिविल सर्वेंट एक्ट है बीच में से अगर ये फिर कंप्लीट ना हो, क्योंकि क्लास 40 मिनट का ही होता है, तो दैट्स वाई फिर ये टॉपिक अगर इनकम्प्लीट रह जाए तो फिर इसको कंप्लीट करना भी थोड़ा मुश्किल होगा, और फिर थोड़ी जो हमारी रिदम है वो टूट जाएगी, तो फिर अंडरस्टैंडिंग में भी मसला होगा। ठीक है, तो पहले हम सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 को पढ़ते हैं, देन उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब के जो मुलाजिमीन हैं उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है स्पेसिफिकली, और फिर इंशाल्लाह E&D रूल जो है 2011 और पंजाब के जो है हम उसको भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। देन उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 458 एंड ऑनवर्ड जो है हम पढ़ेंगे। जी, किसी ने अपना हैंड राइज किया है। MM, कुछ कहना चाहती हो या चाहते हो? MM, कोई इशू तो नहीं है? ओके ओके, चलो ओके चलो स्टार्ट लेते। अच्छा, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 अगर हम देखें तो चूंकि 18 अमेंडमेंट के बाद कुछ जो है इश्यूज इस तरह आ गए हैं कि सूबों को चूंकि इख्तियारात मिल गए हैं, ऑटोनोमस बॉडीज बन गई है, दैट्स वाई अभी हर एक सूबा जो है वो अपने लिए भी ये पाबंद है कि एजुकेशन के हवाले से रूल्स बनाए, और इससे पहले भी सूबों में अपने अपने जो रूल्स है वो बन चुके हैं। जो 1954 के रूल्स है, पेंशन रूल्स जिसको कहते हैं, वो भी सिविल सर्वेंट के लिए है, जो आज तक एप्लीकेबल है, लेकिन 2022 में इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है, जो कि हमारे पास सिविल सर्वेंट एक्ट सेक्शन 19 क्लास 2 जो कि स्पेसिफिकली बात करती है फैमिली पेंशन पे, तो उसी फैमिली पेंशन में कुछ अमेंडमेंट की गई है, और जो फैमिली पेंशन है उसको ख़त्म करके वो लोग उसमें एक और जो है सिस्टम ला रहे हैं जिसको हम कंट्रीब्यूटरी पेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिटेल में बढ़ेंगे आगे जाके। अच्छा जी, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। अच्छा, जिसका भी माइक अन है, काइंडली आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा। अली अहमद जान साहब, आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा। बैकग्राउंड में अक्सर शोर आती है तो दिन फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। अपना मैं माइक ऑफ आपका कीजिएगा। करता हूँ सर, ठीक हो गया। ओके जी, ओके, थैंक यू। ओके जी, तो सिविल सर्वेंट एक्ट में पहले सिविल सर्वेंट को डिफाइन किया गया है कि सिविल सर्वेंट है कौन। देखो, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेंट होते हैं। कुछ जो है होते हैं स्टेट सर्वेंट, कुछ सर्वेंट ऑफ द स्टेट, कुछ गवर्नमेंट मुलाजिमीन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। तो इन सब में क्या डिफरेंस है उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कल या परसों के लेक्चर में वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेट सर्वेंट और सर्वेंट ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सिविल सर्वेंट, इनमें फर्क क्या है। ठीक है, जब से पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के बनने के बाद जो मुलाजिमीन थे जिन्होंने पाकिस्तान की जो मशीनरी थी वो चलाई, तो उनको हम स्टेट सर्वेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह और पाकिस्तान पिनल कोड के कुछ लॉज है 1988 के, तो उसके अंदर जब सिविल सर्वेंट को डिफाइन किया गया तो फिर उसको सर्वेंट ऑफ द स्टेट का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से और डिफरेंट टाइम पे यूज हुई है, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। अच्छा, सिविल सर्वेंट जो है a person who is a member of all Pakistan civil services or of a civil services of the federation। फेडरेशन का मतलब यहाँ पर है सूबे, और हमारे पास जो एक फेडरेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट। फेडरेशन यूनिट सूबे है, और जो फेडरेशन है तो इससे मुराद हमारा फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज आप लोग ना हो। A person who is a member of all Pakistan civil services or of a civil services of the federation, or who hold a civil post in connection with the affairs of the federations, but excluded the person who are on deputation, contract from contingencies and our
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन है, ये वर्डिंग थोड़ी कंफ्यूज लिखी गई है। देखो, एक ऐसा एम्प्लॉय, एक ऐसा सर्वेंट जो कि फेडरेशन का हिस्सा हो या सूबे में हो लेकिन फेडरेशन से अटैच हो, तो जाहिर बात है सूबे भी फेडरेशन से ही अटैच है। ठीक है, लेकिन ये तीन ना हो। कौन से तीन? फर्स्ट, जो डिपुटेशन पे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हो फ्रॉम कॉन्टीजेंसीज, और जो वर्कर हो। तो डिपुटेशन कौन होते हैं? डिपुटेशन वो लोग होते हैं जो कि आउट ऑफ द डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मेडिकल ऑफिसर है, हम उसकी खिदमत अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ला के उससे खिदमत ले तो दिस इज समथिंग डिपुटेशन। ठीक है, एक होता है जॉब रोटेशन, थोड़ा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जॉब रोटेशन जो होता है वो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज कर ले, लेकिन डिपुटेशन होता है जब हम डिपार्टमेंट चेंज कर ले आउट ऑफ द डिपार्टमेंट। जॉब रोटेशन में इस तरह होता है कि उसमें फॉर एग्जांपल एक बंदा एसएसटी पोस्ट पे है और हम उसको डीओ ऑफिस में कोई एएसडीओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो असाइन करे, या कोई लिटिगेशन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो असाइन करे, तो ये हमारे पास हो जाएगा जॉब रोटेशन। लेकिन ये जो डिपुटेशन है, डिपुटेशन आउट ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसकी ज़रूरत है वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में, या एक डीओ ऑफिस है, उसकी जो है ज़रूरत है किसी और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, तो उसकी जो ड्यूटी वहाँ पर होगी तो उसको हम डिपुटेशन कहते हैं। डिपुटेशन 2 साल के लिए होता है, फिर इसकी रिन्यूअल करनी पड़ती है, और डिपुटेशन के दौरान एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट जो है वो एम्प्लॉय को मिलेगा। ये डिपुटेशन के रूल्स है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉन्टीजेंसीज। देखो, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉन्टीजेंसीज का मतलब यही है, कंटिजेंसीज जो स्कूल का अपना फंड होता है तो उससे अक्सर स्टाफ हायर किया जाता है। इस स्कूलों में अक्सर इस तरह होता है कि जो पीटीसी से या फंड है किसी स्कूल के अंदर, तो उसी फंड से स्कूल वाले खुद ही जो है वो करते हैं, हायर करते हैं, तो उसको हम हायर स्टाफ भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन हायर स्टाफ या डेली वेजर्स भी हम उसको कहते हैं। एंड वर्कर, देखो वर्कर कौन होता है? जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज के अपने लॉज है, उसमें स्पेसिफिकली जो वर्कर है, वर्कर की डिफिनीशन प्रॉपर की गई है कि वर्कर कौन हो सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा बंदा जो कि फेडरेशन से अटैच है, या सूबों में काम करता है, सूबे से अटैच है, या सूबे फेडरेशन से अटैच है, लेकिन वो डिपुटेशन पे ना हो, कॉन्ट्रैक्ट पे ना हो, और वो जो है हमारे पास कंटिजेंसी पे ना हो, तो ये हमारे पास होंगे सिविल सर्वेंट। ठीक है, अभी हमारे पास जो आर्म फोर्सेज होते हैं, तो आर्म फोर्सेज ज्यादातर हमारे सिविल सर्वेंट नहीं होते। क्यों नहीं होता है? वो स्टिचुटरी स्टिचुटरी बॉडीज जो होती है, स्टिचुटरी बॉडीज में आती है। अभी स्टिचुटरी बॉडीज क्या है और स्टिचुटरीज सर्वेंट क्या होते हैं, वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। स्टेचुटरी बॉडीज वो होती है जो कि स्पेसिफिकली उस पे सूबों के या आम मुलाजिमीन के जो रूल्स रेगुलेशन है वो अप्लाई नहीं होते। उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो स्पेसिफिकली स्पेशल एक्ट के जरिए बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट से डायरेक्ट अप्रूव होके उसके रूल्स बनते हैं। जिस तरह हमारे पास ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ये जो इदारा है, आर्मी होगी हमारी, तो ये सारे जो है आते हैं, या जो स्टेट बैंक है, तो इसके जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो डायरेक्ट पार्लियामेंट ही बनाते हैं। वो इसी सिविल सर्वेंट एक्ट या इसी सिविल सर्वेंट रूल के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो दैट्स वाई उनको स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट जो होंगे, ये जो आर्म फोर्सेस है या हमारे पास और जितने भी है, तो वो इसके अंदर नहीं आते, वो स्टेट से डायरेक्ट रिलेटेड है, वो स्टेट की बॉडीज है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज है। एज सच में आप लोगों को ये सिविल सर्वेंट एक्ट जो है कंप्लीट इस तरह नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस कंटिजेंसीज, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को जो है इस तरह डिफाइन किया गया है कि एन एम्प्लॉय हुज ड्यूरेशन इज बीन स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट एंड पेड बाय गवर्नमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, एक एडवर्टाइजमेंट होता है और उसी एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा जाता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल के लिए, 2 साल के लिए हमें एम्प्लॉयज चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली टाइम लाइन जो है वो, या ड्यूरेशन जो है वो स्पेसिफाई किया गया है। अगर जिसमें ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं किया गया हो तो उसको हम परमानेंट पोस्ट कहते हैं। ठीक है, या उसको हम रेगुलर पोस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका ड्यूरेशन स्पेसिफाई हो चुका होता है ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट के अंदर।
ठीक है, एंड फेड बाय गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट ही पे करती है, याद रखिएगा, क्योंकि कंटिजेंसी जो होता है या डेली वेजर जो होते हैं वो भी वो भी गवर्नमेंट कभी कभी उनको फंड प्रोवाइड करती है स्कूल को, लेकिन वो अंडर द सुपरविजन ऑफ स्कूल होती है, और स्कूल ही उसको देती है फ्रॉम स्कूल अकाउंट, उनसे जो सैलरीज है वो डिडक्ट होती है, ठीक है। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल एन एम्प्लॉय हुज आर बीन सर्विंग फ्रॉम स्कूल कंटिजेंसीज आर कॉल्ड स्कूल हायर स्टाफ और डेली वेजर्स, ठीक है। तो स्कूल के जो फंड से हायर किए जाएंगे तो उसको हम डेली वेजर्स या कंटिजेंसीज एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अच्छा जी, इनिशियल अपॉइंटमेंट किसे कहेंगे? अपॉइंटमेंट अदर देन प्रमोशन और ट्रांसफर, ट्रांसफर और प्रमोशन के बगैर जो अपॉइंटमेंट होती है तो उसको हम इनिशियल अपॉइंटमेंट कहते हैं, ठीक है। अभी पे क्या होगा? अमाउंट रिटर्न ऑन सर्विस फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो अमाउंट मिलता है ऑन रिटर्न ऑफ सर्विसेज, एक बंदा सर्विस प्रोवाइड करता है उसकी रिटर्न, उसको जो पे मिलता है, अमाउंट मिलता है, उसको हम पे कहते हैं जी। कोई कुछ कहना चाहती है? अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, परमानेंट पोस्ट क्या होता है? सेंक्शन पोस्ट विदाउट टाइम पीरियड। ये देखो, परमानेंट पोस्ट और कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सेंक्शन पोस्ट विदाउट टाइम पीरियड, अगर फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट के अंदर टाइम पीरियड मेंशन ना हो तो इसका मतलब यही है कि ये परमानेंट पोस्ट है। अगर उसके अंदर टाइम पीरियड मेंशन है तो इसका मतलब यही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट है। इस दोनों में तो यही डिफरेंस आ गया। आगे हम पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह एडहॉक अपॉइंटमेंट, ठीक है। अच्छा, रेगुलर टेम्पररी पोस्ट क्या होती है? पोस्ट अदर देन परमानेंट। तो देखो, पर टेम्पररी पोस्ट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और एडहॉक भी हो सकता है, याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक ये दोनों पोस्ट जो है ये टेम्पररी पोस्ट के अंदर ही आते हैं। टेम्पररी पोस्ट, पोस्ट अदर देन परमानेंट। ये देखो, सेंक्शन पोस्ट विदाउट टाइम पीरियड, तो जाहिर बात है फिर टेम्पररी पोस्ट में टाइम पीरियड मेंशन होगा। तो जब टाइम पीरियड मेंशन होगा तो या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या एडहॉक होगा। फिर एडहॉक क्या है उसको भी हम थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा, रेगुलर प्रमोशन क्या होगी? ऑन द बेसिस ऑफ रूल प्रिस्क्राइब्ड, जो सिविल सर्वेंट एक्ट के अंदर रूल्स है प्रमोशन के लिए, आगे हम उसको पढ़ रहे हैं प्रमोशन के रूल्स क्या है। तो अगर आउट ऑफ दीज रूल्स एक बंदा प्रमोट हो जाए तो उसको हम रेगुलर प्रमोशन कहेंगे। सॉरी, आउट ऑफ रूल्स नहीं, ऑन द रूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। अगर कोई बंदा प्रमोट हो जाए तो उसको हम रेगुलर प्रमोशन कहेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी सीनियरिटीज बनती है स्कूल के अंदर और प्रॉपर सीरियल वाइज प्रमोशंस होती है, दिस इज कॉल्ड रेगुलर प्रमोशन। अच्छा, रेगुलर प्रमोशन के अलावा जो है ऐसे प्रमोशन भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है गवर्नमेंट ने वन स्टेप प्रमोशन दे दिया, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन वो रेगुलर प्रमोशन में नहीं आएगा। रेगुलर प्रमोशन में वो आएगा जो कि स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ रूल प्रिस्क्राइब्ड हो। रूल कौन से प्रिस्क्राइब्ड है वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं इसी एक्ट के अंदर। अच्छा, एडहॉक अपॉइंटमेंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ ड्यूली क्वालिफाइड आउट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला। ये देखो, सिलेक्शन ऑफ ड्यूली क्वालिफाइड आउट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला। प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट, एक बंदा एलिजिबल हो तो ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी तो शर्त है। सेकंड, एक बंदा जो होगा पहले एडवर्टाइजमेंट होगी, फिर उसके बाद टेस्ट देगा, टेस्ट के बाद उसकी इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू के बाद प्रॉपर उसकी रिकमेंडेशन होगी, फिर उसकी प्लेसमेंट होगी, फिर उसकी ओरिएंटेशन होगी, फिर उसकी प्रोबेशन पीरियड होगा, प्रोबेशन पीरियड के बाद उसकी कंफर्मेशन पीरियड होगा। तो ये सारे जो है अगर ये चीजें इसमें मिसिंग हो तो दिस अपॉइंटमेंट विल बी कॉल्ड एडहॉक अपॉइंटमेंट, ठीक है। अच्छा, पेनल्टी क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा गया है कि व्हाट इज पेनल्टी? अ पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट को कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब ब्रेक करता है तो उसको हम पेनल्टी कहते हैं, ठीक है। ग्राउंड फॉर पेनल्टीज, अभी देखो यहां से आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो बनेगा। ग्राउंड ऑफ फॉर पेनल्टीज मतलब कौन से ऐसे ग्राउंड है कि जिस बेस पे एक बंदे को पनिशमेंट मिल सकती है। फर्स्ट, इनएफिशिएंट, सेकंड मिसकंडक्ट, थर्ड करप्शन। दोनों बहुत ही ब्रॉड टर्म है। अभी इनएफिशिएंट क्या है, मिसकंडक्ट क्या है और करप्शन क्या है, तो इन तीनों को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जो हमारे पास इफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स है तो उसमें हम इनएफिशिएंट को डिफाइन करेंगे आगे जाके जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मिसकंडक्ट क्या है ये आगे हम जाके इंशाल्लाह 1987 खैबर पुख्तनख्वा के गवर्नमेंट सर्वेंट के रूल्स, जबकि पंजाब के अंदर 1966 के कंडक्ट रूल फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि मेजर उसमें कौन से कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है।
थर्ड जो है हमारे पास करप्शन, तो करप्शन इसके अंदर ही डिफाइन किया गया है। इसके अंदर करप्शन को इस तरह डिफाइन किया गया है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है उसका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत हाई है उसके जॉब से। फॉर एग्जांपल उसकी पोजीशन जो है क्लर्क है और उसकी जो जॉब है 8-9 कैनाल पे उसका घर है और उसके साथ 2 गाड़ियां है, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। ठीक है, तो दिस इज करप्शन। या उसका जो रेपो है, रेपुटेशन अगर उसका सोसाइटी के अंदर ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो भी करप्शन के जुमरे में ही आएगा। ठीक है, ये 2-3 चीजें जो है दीज आर द इंडिकेटर्स फॉर करप्शन। या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर प्रॉपर्टी से ज्यादा है। अभी डिक्लेयर प्रॉपर्टी मिसकंडक्ट और कंडक्ट के अंदर अभी हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट को चाहिए कि जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको डिक्लेयर करे, लेकिन यहाँ पर चूंकि नहीं होती, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल डिमांड करते हैं डीओ ऑफिस से या कोई और इंक्वायरी टीम आके, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स गवर्नमेंट सर्वेंट इज बाइंड टू शो ऑल देयर प्रॉपर्टीज, कि उन्होंने ये जो प्रॉपर्टीज है ये कहाँ से कमाई है, ठीक है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारी चीजें जो है ये मिसकंडक्ट के जुमरे में फिर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनएफिशिएंट, मिसकंडक्ट और करप्शन जो है ये तीनों ग्राउंड्स है कि जहाँ पर पेनल्टीज लग सकती है। अभी पेनल्टीज कौन कौन से है? एक माइनर पेनल्टीज है और एक मेजर पेनल्टीज है। जो छोटे सजाए हैं माइनर पेनल्टीज, उसमें फर्स्ट है सेंश्योर। सेंश्योर क्या है? वार्निंग, किसी को वार्निंग करना कि आइंदा के लिए अगर आपने ऐसा काम किया तो मैं आपको जॉब से सस्पेंड कर लूंगा, खत्म कर लूंगा, दिस वार्निंग। क्रिटिक, उस पर जस्ट क्रिटिक करना कि यार आपने ये काम गलत किया है, बस आइंदा के लिए इस तरह की चीज ना करो। और नोटिस, या उसको नोटिस करना, बस बात खत्म यहाँ तक, दिस इज सेंश्योर। सेकंड स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट और प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट स्टॉप करना या प्रमोशन स्टॉप करना, ये भी माइनर पेनल्टी के अंदर ही आता है। इंक्रीमेंट जो साल के अंदर एक ही दफा मिलता है उसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं, अक्सर दिसंबर के महीने में मिलता है। और इंक्रीमेंट जो है ये स्पेसिफिकली पे स्टेज से इसका ताल्लुक है। एक पे स्टेज एक बंदे की इंक्रीज होती है जब उसको एक इंक्रीमेंट मिलता है। जी मियाँ साहब, आप कुछ कहना चाहते हो? आपने हैंड रेस किया है। जी सर। जी जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है, अगर मतलब आपने कुछ पेनल्टी आप पे लगी है ना, जी जी। तो माइनर पेनल्टी अगर आप पे लगी हो तो क्या मेजर और माइनर जो है दोनों एट टाइम हो सकता है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते, चेंज हो सकते हैं। उसकी जो माइनर पेनल्टीज है और मेजर पेनल्टीज है वो दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक ही पेनल्टी लगती है एट अ टाइम, दोनों नहीं लग सकती। सही। थैंक यू सर। ओके जी, ओके, यू वेलकम। अच्छा जी। फिर जो है लास्ट वन एंड थर्ड वन ऑफ माइनर पेनल्टी, वो है फाइनेंशियल रिकवरी। तो फाइनेंशियल रिकवरी भी की जा सकती है। तो माइनर पेनल्टीज में बेसिक 3 पेनल्टीज है: सेंश्योर, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन एंड फाइनेंशियल रिकवरी। और ये चीज़ें इंशाल्लाह आगे हम जाके इफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स जो है उसमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं थोड़ा मेजर पेनल्टीज की तरफ। अच्छा जी, जो मेजर पेनल्टीज है: रिडक्शन टू लोअर पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 16 स्केल में काम कर रहा है तो उसको 15 स्केल देना, जैसे रिडक्शन। इसको हम डिमोशन भी कहते हैं, प्रमोशन की जगह इसको हम डिमोशन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, कंपलसरी रिटायरमेंट। देखो कंपलसरी रिटायरमेंट जो है उसको फोर्सफुली रिटायरमेंट के लिए मजबूर करना, कंपलसरी रिटायरमेंट। रिमूवल एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से रिमूव और डिसमिसल करना। एंड कंपलसरी रिटायरमेंट, ये तो हमने पढ़ लिया पहले से ही, इसकी डुप्लीकेशन हुई है। अच्छा जी, अभी रिमूवल और डिसमिसल में क्या फर्क है, इसको हम पढ़ते हैं। कंपलसरी रिटायरमेंट क्या होती है ये देखो। कंपलसरी रिटायरमेंट जब एक बंदे को मिलती है, या कंपलसरी किसी बंदे को अगर रिटायर किया जाए, तो वो एलिजिबल होता है पेंशन या ग्रेजुइटी के लिए। अभी पेंशन और ग्रेजुइटी क्या है इसको भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, किसी का माइक अन है, काइंडली ऑफ कीजिएगा। मुज्दा साहिबा, माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। मुज्दा साहिबा, ओके जी। तो कंपलसरी रिटायरमेंट में अगर एक बंदे की कंपलसरी रिटायरमेंट होती है तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको वर्ड रिमूवल लिखा जाता है तो एज एलिजिबल फॉर फ्यूचर जॉब, तो वो भी फ्यूचर जॉब के लिए एलिजिबल है। अभी रिमूवल उसी सिचुएशन में लिखेगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा
रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी एज है वो कम से कम 10 साल है। फिर आगे रिटायरमेंट के कुछ टाइप्स है, वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, 5 बेसिक टाइप्स है, वो इसी के अंदर ही इंशाल्लाह आ रहे हैं। उसको हम इंशाल्लाह आज ही पढ़ेंगे। तो रिमूवल एज एलिजिबल फॉर फ्यूचर जॉब एंड डिसमिसल, ये देखो डिसमिसल जो होगा तो ये सबसे खतरनाक और सबसे जो डेंजर सजा है वो यही है, एज डिस्क्वालीफाई फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। एक तो उसी एम्प्लॉय की वही जॉब भी जाती है, लेकिन वो फ्यूचर के जॉब के लिए भी डिस्क्वालीफाई होता है, तो दिस इज डिसमिसल। ठीक है। अच्छा, प्रोबेशन। प्रोबेशन एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय को चेक किया जाता है कि आया ये जो एम्प्लॉय है ये इसी काम के काबिल है भी कि नहीं, इसी पोजीशन के काबिल है भी कि नहीं है। तो इसको हम टेस्टिंग पीरियड, या इसको हम जो है ट्रायल पीरियड भी कहते हैं, या इसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन पीरियड भी कहते हैं। ठीक है। जिस तरह अभी ये जो न्यू हेडमास्टर रिकमेंड हो गए हैं, उस्मान भाई, खजरान भाई हमारे ग्रुप में से है, उनको बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो, उनकी प्लेसमेंट आज हो गई है। तो अभी इनकी जो होगी, क्लियर कट उनके ऑर्डर में लिखा गया है कि आप लोगों की प्रोबेशन पीरियड इतना इतना है। तो इसी प्रोबेशन पीरियड में इन्होंने जो काम करना है तो बिल्कुल ही मुहतात रह के करना है, कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर कुछ सेंक्शन है कि ऐसा ना हो कि फिर उस पर वो आ जाए। ठीक है। क्योंकि प्रोबेशन पीरियड के अंदर रिमूवल जो है, रिमूवल की इजाज़त होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, कि वो डायरेक्ट रिमूवल कर सकती है। ठीक है। रिमूवल कौन सी सिचुएशन में होती है, या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, वो कौन सी सिचुएशन में होती है, आगे हम इंशाल्लाह नीचे जो है ये हम इसको भी पढ़ेंगे। अच्छा जी। फिर प्रोबेशन सर जो, एक्सक्यूज मी। जी जी। सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम उसके जी, बाद मेरा सिराज सवाल भाई। ये, सर मेरा सवाल ये है कि लेट सपोज अगर कोई बंदा प्रोबेशन पीरियड में हो ना, जी जी। मतलब अभी जिन लोगों की अपॉइंटमेंट हो गई है, जी तो जी। क्या वो ईयूएल ले सकते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यस सर। जी जी ले सकते हैं। इससे इस पे इस पे कोई देखो, लीव के हवाले से उस पर कोई इतना सेंक्शन नहीं है, लेकिन वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद ही आपको मिलेगी। तो अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जाहिर बात है वो तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो अभी उस पे अलाउड है। और ये तो ईओएल जो है, ये डायरेक्ट जो हमारे पास डीओ होता है, ये उसका सवाबदीद है, वो आपको देता है तो किसी भी सिचुएशन में दे सकता है। वो आपको नहीं देता तो फिर आप जो है फोर्सफुली वो नहीं ले सकते उससे, और ना वो आपका राइट है। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी, वेलकम। ओके। तो जो हमारे पास प्रोबेशन पीरियड है, तो probation period, it is a testing or trial period in which a government employee has to prove that they are competent for the said job. ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन पोस्ट क्या है? द पोस्ट वेयर सिलेक्शन इज प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। नॉन सिलेक्शन पोस्ट क्या है? नॉन सिलेक्शन पोस्ट नीड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक सीनियरिटी एंड फिटनेस। देखो, सिलेक्शन पोस्ट वो होगा कि जिसमें एक बंदा जो है प्रॉपर मेरिट पे आता है, और प्रॉपर उसकी प्रॉपर एक टेस्ट होता है, फिर उसके बाद मेरिट बनता है, फिर उस मेरिट के बाद एक बंदे की सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन पोस्ट। लेकिन नॉन सिलेक्शन पोस्ट पे बंदा जो है वो कहाँ से आता है? सीनियरिटी के जरिए या फिटनेस के जरिए। जिस तरह ये पुलिस डिपार्टमेंट में जो भर्तियां होती है तो उसमें नॉन सिलेक्शन पोस्ट होती है, उसमें ज़्यादातर फिटनेस के जो है उसको देखा जाता है, तो दिस इज नॉन सिलेक्शन पोस्ट। लेकिन हमारी जो एजुकेशन है, तो इसमें जो परमानेंट पोस्ट है तो ये ज़्यादातर सिलेक्शन पोस्ट ही है, जो कि मेरिट बेस पे होती है। ठीक है। अच्छा जी। अभी प्रमोशन ऑफ सेकंड एंड 20 एंड 21st स्केल पोस्ट, अगर किसी बंदे की स्केल जो है वो 20 और 21 स्केल है, तो उसकी प्रमोशन कौन करेगा? वो सीनियरिटी पे नहीं होगी, याद रखिएगा। उसके लिए एक कमेटी बैठेगी, और फिर वही कमेटी जो है, लेकिन कमेटी जो होगी उसका स्केल अपॉइंटमेंट कमेटी से ज्यादा होगी, याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट कमेटी मीन कि जो भी, जिस तरह हमारी अपॉइंटमेंट कमेटी कौन है, वो डीओ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिटी पोस्ट पे हूँ, 15 स्केल पे हूँ, तो मेरा जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो डीओ है। तो अभी जो मेरी प्रमोशन होगी, फॉर एग्जाम्पल, तो इसी सिनारियो में बात कर रहा हूँ, तो वो 60, वो चूंकि 18 19 स्केल का होता है, तो फिर 20 स्केल का बंदा जो है वो जो है वो होगा कि वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 20 और 21 स्केल का एक पोस्ट है, तो एक कमेटी बैठ गई, तो उसके उसमें जो ऑफिसर्स होंगे वो एटलीस्ट 22 स्केल और इससे ऑनवर्ड जो हमारे पास स्केल्स होते हैं, मेरे ख्याल में आगे तो स्केल्स नहीं होते, उसके अपना कुछ होते हैं, तो वही उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रमोशन के लिए। अ कमेटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन।
अच्छा, ट्रांसफर एंड प्रमोशन के लिए इन्होंने क्या लिखा है, अंडर दिस रूल ट्रांसफर ऑन सेम और हाई स्केल नॉट टू लोअर स्केल इज अलाउड। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा उसकी ट्रांसफर या तो सेम पोस्ट पे हो सकती है या उससे हाई पोस्ट पे हो सकती है, उससे हाई स्केल पे हो सकती है, ना कि लोअर स्केल पे। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14 स्केल में काम कर रहा है, आप अभी उसकी ट्रांसफर होती है तो उसको वही 14 स्केल ही मिलेगा या 15 भी मिल सकता है, लेकिन 13 नहीं मिल सकता, क्योंकि 13 पे जब आता है तो वो पेनल्टी लगती है, फिर उसको हम पेनल्टी कहते हैं, जो कि डिमोशन के जुमरे में आता है। अच्छा जी, ट्रांसफर इज डन टू अवॉइड फेवरेटिज्म एंड निपोटिज्म, इसके अंदर ये लिखा है एक्ट के अंदर कि निपोटिज्म और फेवरेटिज्म के को अवॉइड करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि एक बंदा जहाँ पर बहुत ज़्यादा अरसा रहता है तो वहाँ पर उसके कुछ रिलेटिव्स बनते हैं, ताल्लुकात बनते हैं, और उसी सिस्टम को वो बिल्कुल ही उस सर्टिनिटी की तरफ पहुंच जाता है कि फिर उसमें वो फेवरेटिज्म, निपोटिज्म और करप्शन जो ये चीज़ें फिर वो कर सकता है इजीली। तो दैट्स वाई उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये प्रमोशन और ट्रांसफर जो है ये होती है। अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस किन किन सिचुएशन में हो सकती है, रिमूविंग फ्रॉम जॉब विदाउट नोटिस, फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन। देखो, एक होगा जब किसी बंदे को नोटिस भेजा जाएगा, एक होगा जब किसी बंदे को नोटिस भी नहीं भेजा जाएगा, तो वो कौन सी सिचुएशन है। देखो, ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड इफ दे नॉट सेटिस्फाई द अथॉरिटी ऑन द केस, इफ ही और शी इज अनलियन, he or she can reverse to their old post. ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड इफ दे नॉट सेटिस्फाई द अथॉरिटी, अगर प्रोबेशन पीरियड पे एक बंदा है, जिस तरह अभी ये न्यू हेडमास्टर्स है, ये डायरेक्ट डीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको खत्म कर सकते हैं, इसको नोटिस भी नहीं आएंगे, नोटिस की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो होगी ये इसमें टर्मिनेशन की जा सकती है। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल आया है, जिसने लियान लिया है, लियान क्या है, लियान एक ऐसा राइट है कि जिसमें एक एम्प्लॉय ये क्लेम कर सकता है, अपना जो प्रीवियस जॉब है वो क्लेम कर सकता है। तो अभी जितने भी ये न्यू ज्वाइन करेंगे, तो आप लोगों को चाहिए कि अपने मुतल्लिका जो डी ऑफिस है उनको आप एप्लीकेशन लिख ले कि मुझे लियान दे दे, तो आपको फर्स्ट टाइम लियान मिल जाएगा 1 साल के लिए। उसको हम प्रॉपर चैनल कहते हैं, यही प्रॉपर चैनल होता है। तो वो जो लियान आपको मिलेगा, तो मीन के आपका जो पोस्ट है वो भी सिक्योर है और आप न्यू पोस्ट पे प्रोबेशन पीरियड पे हो। तो फिर जब आप इसी प्रोबेशन पीरियड, चूंकि 2 साल तक होता है प्रोबेशन पीरियड, 6 माह से 2 साल तक होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोबेशन पीरियड है, अगर इसको कंप्लीटली एक बंदा कंप्लीटली जो है सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट करता है, तो फिर ये लियान खत्म हो जाएगा, और वो जो ओल्ड जो लियान है वो जो क्लेम करता है कि मेरा जो ये पोस्ट है, तो फिर उसका क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड के अंदर एक ऐसा बंदा है कि जो कि 15 या 16 स्केल से ऑलरेडी आया है 17 स्केल पे, और वो लियान पे आया है, तो अगर वो पूरा नहीं उतरता उसी जॉब रिक्वायरमेंट पे, तो उसको उसी ही ओल्ड पोस्ट पे कन्वर्ट किया जाएगा, उधर ही भेज दिया जाएगा। अच्छा, सेकंड नंबर पॉइंट है, एडहाक कैन बी टर्मिनेटेड ऑन 14 डेज प्रायर नोटिस। 14 डेज प्रायर नोटिस जो है एडहाक पे जो मुलाजिमीन है उस पे जो है वो मिलेगा, देन उसके बाद उसकी टर्मिनेशन हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, इफ अ सैंक्शन पोस्ट इज वाइंड अप सो द मोस्ट जूनियर शैल बी टर्मिनेटेड। अभी देखो, एक ऐसा केस है कि फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर 6 पोस्ट है, एक स्कूल है बस, एक 6 ही पोस्ट है, और 6 के पोस्टों में से एक पोस्ट खत्म हो गया, अभी स्टाफ जो है वो 6 है, तो जो मोस्ट जूनियर होगा उसको रिमूव किया जाएगा। लेकिन ये उस सिचुएशन में जब पोस्टें किसी और जगह भी अवेलेबल जगह पर भी अवेलेबल ना हो। एजुकेशन में तो अगर फॉर एग्जांपल एक स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो दूसरे स्कूल में अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी जगह पे फॉर एग्जांपल 2 या 3 पोस्टें हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओवरऑल, और उसी डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्ट खत्म हो गया, तो अगर 4 बंदे हैं तो उसमें से जो मोस्ट जूनियर होगा वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नंबर 4 पे, इफ एन एम्प्लॉय इज सरप्लस और देयर इज अ नीड ऑफ रीस्ट्रक्चर, they can be adjust on the scale they have in other department। ठीक है, अगर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय सरप्लस है, ज्यादा है। जी मैम, आप कुछ कहना चाहती हो जी मुन्निसा साहिबा? जी सर। जी जी। सर, ये एक ओएसडी, ओएसडी ये भी कोई जो होते ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ये भी सर पनिशमेंट में है, कोई पेनल्टी है ये भी? अच्छा, आप ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ओएसडी? जी,
ये सर इनको क्या कर देते हैं, मतलब कोई किसी से कोई किसी किस्म की कोई गलती हो जाए ड्यूरिंग सर्विस, तो अच्छा उनको ओएसडी पोस्ट पे जो है तो वो कर देते हैं। अच्छा अच्छा आई अच्छा डोंट नो, लेकिन आउट ऑफ द जी, आउट ऑफ तो द इस तरह से। सेंक्शन आउट ऑफ द सेंक्शन डिपार्टमेंट या इस तरह का कोई होगा। अच्छा, बहुत ही अच्छा, मैंने नोट कर लिया इसको। इंशाल्लाह कल के उसमें मैं आप लोग को जी जी। ओएसडी इंशाल्लाह बहुत ही ओके, थैंक वैलिड और इम्पोर्टेंट है, मैंने लिख लिया अपने साथ में, इसको कल एक्सप्लेन कर लूंगा यू। कि ओएसडी जी, है क्या। ओके जी, थैंक थैंक यू। यू सर। ओके जी। अच्छा, एट द सेंक्शन पोस्ट, अच्छा जी, 4 नंबर पॉइंट है, अगर एक एम्प्लॉय सरप्लस है तो उसको किसी और डिपार्टमेंट में रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, ठीक है। आर ऑन लोअर पोस्ट बट द बेनिफिट विल बी ऑफ द ओल्ड पोस्ट। अगर एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि पोस्ट भी सरप्लस है लेकिन किसी और जगह पर उसी ही स्केल का जॉब खाली नहीं है, तो उसको स्केल जो है वो फॉर एग्जांपल अभी 20 साल का एक बंदा है, 20 स्केल का, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में 19 स्केल तक है, तो वो आएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर डीओ पे काम करेगा, लेकिन उसके जो मराहत मिलेंगे उसको 20 स्केल के मिलेंगे। तो दिस इज द पॉइंट विच पॉइंट नंबर 4 इज सेइंग, ठीक है। अच्छा जी, डिस्चार्ज क्या होता है? रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से रिमूवल करने कहने को हम डिस्चार्ज कहते हैं। देखो, डिस्चार्ज जो होता है इसमें एक बंदा फ्यूचर जॉब के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। लियान क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, द राइट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू क्लेम हिज और हर एग्जिस्टिंग जॉब, ठीक है। कन्फर्मेशन ये होती है कि प्रोबिशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय का, तो नेक्स्ट स्टेप कन्फर्मेशन है, तो उसकी जॉब कंफर्म हो जाती है और फिर वो सिक्योर हो जाता है। पोस्ट एज कंफर्म आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। सीनियरिटी क्या होती है? इट इज नॉट अ वेस्टेड राइट। देखो, वेस्टेड राइट वो होता है जो अपने आप कहते हो कि बस ये तो है ही मेरी मलकियत, ये तो कोई भी मुझसे टेकन अवे नहीं कर सकता, ठीक है। उसको अपनी मलकियत जो है कंसिडर करना, दिस वेस्टेड राइट। वेस्टेड राइट यही है, अ राइट बिलोंग टू अ पर्सन कंप्लीट एंड अनकंडीशनली टू अ पर्सन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे। देखो, सीनियरिटी ऑन द सेम डेट इन द सेम पोस्ट शैल बी काउंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक दिन के अंदर 20-25 बंदों की अपॉइंटमेंट होती है, तो वहां पर जो सीनियर बंदा होगा वो जो मेरिट में टॉप पे है, तो वही सबसे सीनियर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। रिवर्जन टू लोअर पोस्ट। अभी लोअर पोस्ट जिसको हम डिमोशन कहते हैं, ये कौन सी सिचुएशन में मिल सकती है? इफ अ पर्सन इज लोकेटेड एलोकेटेड ऑन हायर पोस्ट फॉर सम रीजन, दे कैन बी रिवर्स। फॉर एग्जांपल, एक 19 का बंदा है लेकिन 20 बंदे, जिस तरह ये हमारे पास डिप्टी डीओ जो होते हैं, ये काम करते हैं डीओ की जगह, ठीक है। लेकिन जब डीओ आता है तो उसको अगेन डिप्टी डीओ की पोस्ट पे जो है वो रिस्टोर किया जाता है। दिस इज समथिंग रिवर्जन टू लोअर पोस्ट। अगर एक बंदा लोअर पोस्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, या हाई पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसको लोअर पोस्ट तक रिवर्स किया जा सकता है। रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट को हम सेम डिफाइन कर सकते हैं। रिटायरमेंट मीन ओल्ड एज बेनिफिट, ठीक है, इसको हम रिटायरमेंट कहते हैं। या अ पर्सन व्हेन कंप्लीटेड देयर जॉब टिनेवर सक्सेसफुली, तो उसको हम रिटायरमेंट कहते हैं। अभी देखो, रिटायरमेंट कैन भी ये कौन कौन से हो सकते हैं? कंपनसेटरी हो सकता है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी उम्र जो है वो 20 साल है। एनुअलेड हो सकता है मेडिकल बेसिस पे। सुपर इनोवेशन हो सकता है 60 साल। एलपीआर हो सकता है, और वॉलंटरी रिटायरमेंट भी इसको कहते हैं। एलपीआर क्या है और लीव एनकैशमेंट क्या है? देखो, एलपीआर जो होता है इसके लिए, इसको हम वॉलंटरी रिटायरमेंट भी कहते हैं। एलपीआर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 25 साल है, लेकिन याद रखिएगा लीव इनकैशमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 30 साल है। एलपीआर ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बेनिफिशियल है या लीव एनकैशमेंट? ये एक क्वेश्चन अक्सर जो है हमारे पास जो पेंशनर मुलाजिमीन है या रिटायर मुलाजिमीन रिटायरमेंट की तरफ जो जाना चाहते हैं, उसके जहनों में होता है कि आया मैं 30 साल पे जाऊं कि 25 साल पे जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर 30 साल जो होगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि चूंकि हमारे पास जो लीव इनकैशमेंट है उसका फार्मूला यही है कि बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाई टोटल जो हमारे पास सर्विस है पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय बेसिक पे, तो दिस इज हमारे पास ये बनता है लीव एनकैशमेंट। लेकिन एलपीआर में कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं और उसके साथ साथ जो बेसिक पे वो भी मिलते हैं, लेकिन एलपीआर चूंकि 25 साल पे लिया जाता है, अगर एक बंदा 30 साल तक पहुंच जाता है तो फिर उसका एलपीआर ऑटोमेटिकली लीव एनकैशमेंट पे चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, और लास्ट जो है वो फैमिली पेंशन है।
अच्छा, ग्रेच्युटी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाउंट अपॉन एप्रिसिएशन ऑन रिटायरमेंट अंडर जी अमिया साहब। ये कंपेंसेटरी 20 इयर्स वाला ये क्या है सर? अच्छा, कंपेंसेटरी ये है कि गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल चाहे कि मैंने डिपार्टमेंट में कुछ फाइनेंशियल इस्लाहात लाने हैं, या मैंने डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी जो है वो वज़ा करना, ये गवर्नमेंट पे है, और वो आपको फोर्सफुली रिटायर करना चाहता हो और आपको कुछ कंपनसेशन देता है, मतलब जो पैसे वो आपको कहता है कि ये जो पैसे आपके बनते हैं ये पहले से ले लो, लेकिन हमें माफ करो, बस रिटायर हो जाओ। दिस कंपनसेटरी। कंपनसेटरी मीन फोर्सफुली रिटायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। जिस तरह ये गोल्डन हैंड। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये तो फिर वही मेजर पेनल्टी वाला केस हुआ ना, नहीं, हाँ वही है, ये लेकिन कंपलसरी कंपेंसेट नहीं, रिटायरमेंट। कंपेंसेटरी में एक और है। कंपेंसेटरी उसी सिचुएशन में आता है, वो तो कोड ऑफ कंडक्ट के जुमरे में आता है, लेकिन ये कंपेंसेटरी अगर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक कंडीशन कुछ इस तरह है कि वो जो है गवर्नमेंट चाहता है कि उसको दे, एम्प्लॉय को कहे कि आपने जो है फिर अभी जान, जिस तरह ये गोल्डन हैंडशेक जो है ना, ये एक दिया गया था ये पीटीआई के गवर्नमेंट में, कि जो ओल्ड एम्प्लॉयज है जिसकी एज जो है ऑलरेडी 50+ या इतनी है, और वो 20 ईयर जिन्होंने सर्विस कंप्लीट की है, तो उसको हम ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसे देंगे। वो पेनल्टी नहीं होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसे होते हैं, वो भी देंगे, लेकिन वो जो है डिपार्टमेंट छोड़ो कि नए जो बंदे हैं, नए जो हम हायर कर रहे हैं, उसको मौका भी मिले, और जो हमारी फाइनेंशियल ये जो इस्लाहात है वो हो। कंपेंसेशन जो होती है तो एक ओवरऑल सबके लिए होती है, और पेनल्टी एक के लिए होती है। पेनल्टी जो मिलती है वो कोड ऑफ कंडक्ट पे मिलती है, लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट पे नहीं, ये एज पे मिलती है। ठीक है। अच्छा जी, ग्रेच्युटी क्या है? जी सर, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। अमाउंट, ग्रेच्युटी अमाउंट अपॉन एप्रिसिएशन एंड रिटायरमेंट और डेथ। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की रिटायरमेंट होती है या डेथ आ जाता है खुदा न खास्ता, तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी आम मुलाजिम को भी मिलती है। देखो, ग्रेच्युटी का आसान सा फार्मूला है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की 25 साल सर्विस है, 25 मल्टीप्लाइड बाई उसकी 25 साल है। देखो ये साल के हिसाब से मिलता है। 25 मल्टीप्लाइड बाई उसकी जो बेसिक पे है, फॉर एग्जांपल 60,000 बेसिक पे है, तो ये इसकी ग्रेच्युटी बनती है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक बंदे की डेथ आ गई तो उसको फिर ग्रेच्युटी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। कितनी ज्यादा? उसको पर ईयर 1.5, मतलब 1.5 जो होता है वही सैलरी उनको मल्टीप्लाइड बाई उसकी जो जॉब है। फॉर एग्जांपल एक बंदे को 15 साल की उम्र में डेथ आ गई, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 सैलरी। और फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है उसको डेथ नहीं आई है, उन्होंने रिटायरमेंट ली है, तो उसको 15 मल्टीप्लाइड बाई या 25 या 20 साल उसकी सर्विस है, कंप्लीशन है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 1 सैलरी। लेकिन जो डेथ वालों को मिलता है उनको 1.5 सैलरी मिलती है, जबकि जो हमारे पास ये रिटायरमेंट एज तक पहुंचते हैं तो उसको 1 सैलरी मिलती है। ठीक है। अच्छा, प्रोविडेंट फंड क्या है? देखो बेसिकली प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट कहते हैं टाइमली डिसाइड करना अपनी फ्यूचर के बारे में, प्रोविडेंट। तो प्रोविडेंट फंड भी आप लोग अगर अपना सैलरी स्लिप निकाल के देख लो, तो सर्टेन सर्टेन अमाउंट आप लोगों की प्रोविडेंट फंड के जुमरे में काटे जाते हैं। हमारे सिटी से 1200 रुपये जो है वो काटे जाते हैं। अभी ये कहा जाते हैं ये बेसिकली वही पेंशन है जो हमें मिलता है लास्ट में पेंशन, और इसमें से कुछ जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है और कुछ हमारी जो होती है वही जमा होती है, प्लस ग्रेजुएटी, और ये सारे जब मिलके इसको हम फिर एकमुलेटेड बैलेंस कहते हैं, और ये सारे लास्ट में हमें कमुलेटेड बैलेंस के शक्ल में हमें मिलते हैं। और एक जीपी फंड होता है, तो जीपी फंड के लिए अलग फाइल होता है और वो अलग से मिलते हैं। ठीक है। Certain amount has been deducted from the salary and used by government for purposes. It is